नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रसून सोनी। आज हम लोग जियोग्राफी का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों, जो कोई भी आप में से बिलासपुर में रहता हो, हंसवाहिनी विद्यालय मोपका में है, जहां हम लोग शाम को फ्री का एक क्लास यहाँ पे रख रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। ये सारे लेक्चर का सीरीज़ जो है यूपीएससी और पीएससी के बेसिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि पृथ्वी के जो क्रस्ट पे जो भी हलचल या जो भी संरचनाएं हमको देखने को मिलती है, उसके पीछे कुछ बल काम करते हैं। तो उस बल को जो जैसा पृथ्वी हमारे सतह में कहीं पहाड़ दिख रहा है, कहीं पे भ्रंश घाटियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो इन सब के पीछे जो बल होता है, उस बल का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम दो तरीके से इसको क्लासिफाइड करते हैं, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, या हिंदी में हम बोले अंतर्जात बल या बाहिरजात बल बोलते हैं। और जैसा कि हमको मालूम है दोस्तों, पृथ्वी का जो केंद्र है वो पिघली हुई अवस्था में है। अभी भी पृथ्वी का जो कोर पार्ट है वो अभी भी पिघला हुआ है। तो उस कोर से जो बल लगता है पृथ्वी की सतह पर, उसको अंतर्जात बल बोलते हैं, और जो पृथ्वी की सतह पर बल लगता है उसको बाहिरजात बल बोलते हैं। तो जैसे कि एक इमेज है वर्ल्ड व्यू सैटेलाइट का दोस्तों, इसमें देखेंगे कि एक ज्वालामुखी है, उसके मुहाने से कुछ गैसेस बाहर आ रही हैं। तो एक जनरल सवाल उठता है कि ये गैसेस वहाँ पहुँची कैसे होंगी, और ये गैसेस किस तरीके से पृथ्वी के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो इन सारी क्लासिफिकेशन को, इन सारे बल को अध्ययन करने के लिए आज का लेक्चर है। जैसे कि एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे है दोस्तों, उसको आप देखेंगे। आई होप ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा इस लेक्चर का। होता क्या है, पृथ्वी का केंद्र जो है दोस्तों वो पिघली हुई अवस्था में है, हम सभी जानते हैं। और उस पृथ्वी के केंद्र से सतह की तरफ एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण सतह पे कई जगहों पर हलचल या एक मूवमेंट हमको फील होता है। जिस मूवमेंट के कारण क्या है, कई जगह सरफेस जो है फोल्ड होके सरफेस के नीचे जाने लगती है, और कई जगह जो है पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां भी हमको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि कभी कभी होता ये है कि पर्वत निर्माणकारी गतिविधियों के दौरान सतह से बहुत सारे गैसेस और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर धीरे 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 करके हमारे नीचे जो मैग्मा लेवल है अर्थ के, वहाँ तक पहुँचते हैं और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो बल नीचे से बाहर की तरफ आरोपित करते हैं और ज्वालामुखी के मुहाने से, या मैग्मा कहिए, लावा कहिए, या फिर गैस के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। इस गैस के ये जो बल होता है, ये अर्थ की सतह को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बल होता है। इस बल को और अच्छे तरीके से जानने के लिए इसके एक जनरल क्लासिफिकेशन को देखते हैं दोस्तों। और जनरली हो ये रहा है कि जब हमारा सरफेस है उस पे नीचे की तरफ से कोई बल लग रहा है, तो या तो उसमें टेंशन होगा, तनाव होगा, जिसके कारण वो खिंच जाएगा। सरफेस जो है एक खिंचाव महसूस होगा, जिसके कारण भ्रंश का निर्माण होगा, या तो फिर कंप्रेशन होगा दो सतहों के बीच में। कंप्रेशन से या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, ऊपर की तरफ उठेगी स्ट्रक्चर, या नीचे की तरफ स्ट्रक्चर उठेगी, या फिर शेयरिंग ऑफ फोर्स होगा, है ना। इसमें क्या होगा, कोई भी सरफेस जो है स्लाइडली एक दूसरे की तरफ मूव करेगा। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। और इससे पहले हम एक छोटा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे कि जो बल है उसका बेसिक दो क्लासिफिकेशन है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक बल जो है उसके क्लासिफिकेशन को हम पहले देखते हैं, फिर एक्सोजेनिक जो बल है उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्सेस, इसको दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक सडन मूवमेंट है ना, एक सडन फोर्स बोल सकते हैं, या तो फिर इसको डायस्ट्रोफिज्म बोलते हैं, या स्लो मूवमेंट बोलते हैं, है ना। डायस्ट्रोफिज्म या जो सॉरी, या पटल विरूपिणी बल, इसको ये कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में ही अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। तो सडन मूवमेंट में क्या होता है, कभी कभी पृथ्वी की सतह पर हम देखेंगे कि
कि वॉल्केनिज्म होता है या अर्थक्वेक होता है, जो कि सडन पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करके रख देते हैं। तो ये जो फोर्स जो होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस में, है ना, ये अर्थक्वेक क्या होता है, कभी कभी टेक्टोनिक प्लेट में दरार आ जाता है या टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण हमारा सरफेस जो है वो मूवमेंट करने लगता है। और यहाँ पे अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए हमारे अलग अलग स्टेशन पे इक्विपमेंट लगे रहते हैं जो कि इंटेंसिटी को उसके पता करते हैं अर्थक्वेक के। तो इससे क्या होता है, एक सडन एक इवेंट देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम डायस्ट्रोफिज्म को देखें तो ये बहुत स्लो प्रोसेस रहता है। इसमें दो तरीके से रहता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, है ना। और वर्टिकल जो रहता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है, इसको अभी आगे और समझेंगे। और जो हॉरिजेंटल होता है इसको माउंटेन बिल्डिंग या पर्वत निर्माणकारी बल भी कहते हैं। ये दो तरीके से होता है, या तो कंप्रेशन से या तो टेंशन से। जब किसी सरफेस में टेंशन फील हो रहा है तो उस टेंशन से या तो क्रैक्स देखने को मिलेगी, चटकन, घाटियाँ, या तो भ्रंश देखने को मिलेगा हमको, है ना। तो ये होता है, इसमें भी सर्पिल भ्रंश होता है, सामान्य भ्रंश होता है या व्युत्क्रमित भ्रंश होता है। ऐसे अलग अलग तरीके से भ्रंश होते हैं। ये उतना इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के लेवल पे नहीं होगा दोस्तों। और दूसरी तरह अगर हम कंप्रेशन को देखें तो जब भी सरफेस कंप्रेशन होता है तो एक वलय के स्ट्रक्चर बनता है। तो उस वलय के एंगल के अकॉर्डिंग, उस बनने वाले वलय के एंगल के अकॉर्डिंग वलय असीमित, दिगन्नत और समनत और परिवलन और प्रतिवलन, इस तरीके से इसको कंप्रेशन को डिवाइड किया गया है। अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें जियोमॉर्फिक प्रोसेस को तो देखेंगे एंडोजेनिक बल जो है वो डायस्ट्रोफिज्म और सडन दो प्रोसेस है। डायस्ट्रोफिज्म को एपिरोजेनिक बोलते हैं दोस्तों। ये जो ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। एपिरो का मतलब होता है लैंड और जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। तो जहाँ पे लैंड मतलब सरफेस के बर्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको, या लिथोस्फीयर के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं, या क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसको एपिरोजेनिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब नीचे से फोर्स क्रस्ट पे लगता है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कुछ मूवमेंट देखने को मिलते हैं जो कि एपिरोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है। ओरोजेनिक भी ग्रीक वर्ड है। इसमें हम लोग किसी बेल्ट के जो हमारे अर्थ सरफेस के क्रस्ट के बेल्ट के मूवमेंट पे हम लोग फोकस करते हैं। ये भी होता है टेंशन और कंप्रेशन के थ्रू। जैसे इसको हम समझने के लिए देखें कि हमारा सरफेस है जो किसी भी स्ट्रेस में नहीं है, किसी भी तनाव में नहीं है, रॉक जो या हमारा क्रस्ट बोल लें, जब उस पर कंप्रेशन होगा तो एक उभार टाइप की संरचना बनेगी जिसको माउंटेन बिल्डिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या फिर कंप्रेशन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और अगर जैसे टेंशन होगा तो हमारे भ्रंश बनेंगे, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में देखे हैं। तो उस भ्रंश से हम भ्रंश स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। उसके बाद शेयरिंग होगा दोस्तों। शेयरिंग में क्या होगा कि हमारे क्रस्ट पे दो सतह जब आपस में टकराएंगे तो वो एक दूसरे की तरफ स्लाइड कर जाएंगे स्लाइडली। और इसके बाद अगर हम बहिर्जात बल को देखें तो दोस्तों अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पृथ्वी के अंदर से वो बल लग रहा था सतह पे, जिसके कारण कंप्रेशन, टेंशन या सडन मूवमेंट हो गया या बहुत सारी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही थी। लेकिन बहिर्जात बल में क्या होता है, या तो ग्लेशियर या वाटर या विंड, ये सरफेस के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, क्रस्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्रस्ट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे वेदरिंग बोल दिए, वेदरिंग में क्या होगा, फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी सरफेस पे गिरता है और सरफेस को डिटैच कर देता है, ये सरफेस के आउटर लेयर को डिटैच कर देता है और उसको किसी दूसरे जगह पे मूवमेंट कर देता है ना। उससे पहले क्या होता है, अगर फिजिकली कोई अर्थ सरफेस का कोई पार्ट एक जगह से दूसरी जगह चले गया तो उसको हम लोग फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी पानी गिरता है और हमारे मिनरल्स में मिलने वाले अलग अलग मैटर्स से रिएक्ट करके
वो उसमें कुछ क्रैक्स या फिर कुछ चेंजेस ले आता है, जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण बड़े रॉक जो है वो छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, जो आगे चल के सैंड तक में कन्वर्ट हो जाते हैं, है। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल इवेंट के कारण जब हमारे सरफेस पे क्रैक्स या कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिले तो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। इसके बाद बहिर्जात बल में होता है एक मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर एक जगह से डिटैच होके किसी दूसरे जगह के लिए मूव कर जाता है, इस मूवमेंट को मास मूवमेंट बोलते हैं। जैसे स्लो होता है, स्लो मूवमेंट होता है, और रैपिड मूवमेंट होता है ना। इसके बाद एक इरोजन होता है, जब वाटर किसी स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है या अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ फ्लो कर रहा है, वाटर, ग्लेशियर या विंड, तो वो क्या करता है, अपने जाने वाले पाथ में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको इरोड कर देता है, उसको हटा देता है उस जगह से, जिसको इरोजन बोलते हैं, है ना। उसके बाद डिपोजिशन भी होता है। जैसे मान लीजिए एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर कहीं से निकला और वो किसी सरफेस पे अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ चला गया, और डाउन स्ट्रीम में जाते जाते वो सरफेस से बहुत सारे मास को अपने साथ ले गया और किसी एक जगह पे जाके उसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये विंड, वाटर, और सेम इसी तरीके से वाटर भी करता है, जब वो अप स्ट्रीम से किसी स्ट्रीम या ड्रेन चैनल के थ्रू आता है तो अपने साथ बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल को लेकर आ जाता है और किसी एक जगह पर उसको डीके या डिकम्पोज कर देता है। इसी तरीके से विंड भी करता है। विंड जब फ्लो होता है तो अपने साथ वो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता हुआ सरफेस पे जाता है, जिसको विंड के थ्रू इरोजन और डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये था एक्सोजेनिक फोर्सेस। आई होप कि आप सभी को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। एकदम बेसिक सा लेक्चर है जो नॉर्मली बस वर्ड को हम समझे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।